अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा के आर्बिट्रेरी डिटेंशन ग्रुप की जानिब से एक रिपोर्ट भी सामने आई है और कुछ डिमांड भी सामने आई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि गैर कानूनी तौर पर बानी PTI को जेल में रखा गया है और उसका मकसद इंतखाबात से और इस अमल से उनको बाहर रखना है। एक तो इस पर बात करेंगे, इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशीदों के केस की समाअत हुई है और दलाइल दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से भी आज उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ मुल्क में इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और फिर बजट के बाद जो टैक्सेस का बोझ डाला गया है और इसके साथ साथ बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, इस पर पूरे मुल्क में आज मुख्तलिफ इलाकों में बड़े लेवल का जो है वो एहतजाज हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी शमूलियत का ऐलान किया है। इसका भी जिक्र करेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं मरियम नवाज खान, आजम चौधरी, परवेज संदेला और उमर दराज गोंदल। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, मरियम आप बताइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, जिसके आर्बिट्रेरी डिटेंशन ग्रुप की जानिब में से ये कहा गया है कि बानी PTI को जो है वो गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया है और इसका मकसद भी जो है उनको इंतखाबात से बाहर रखना था। ये जो इस वक्त रिपोर्ट है या जो अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स की जानिब से या काउंसिल की जानिब से ये डिमांड्स की गई हैं, ये पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पर किस हद तक असरअंदाज हो सकती हैं? देखिए, जब से इंतखाबात हुए एहतसास हमने देखा कि मुख्तलिफ फोरम से ये आवाज़ें उठी हैं और पहले भी होता रहा। 2018 के इंतखाबात में जिस तरह से नवाज शरीफ और उनकी जमात को बाहर निकाला गया, उसी तरह से 2024 के इंतखाबात में भी ये कोशिश की गई और ये अब एक तरह से रिवायत बनती जा रही है। तो इससे जाहिर है कि बाहर जैसे अंदरूने जो मुल्क है उससे भी आवाज़ें उठ रही हैं, तो बैरूने मुल्क से भी आवाज़ें उठ रही है। इससे पाकिस्तान की सियासत में ज़्यादा से ज़्यादा क्या फर्क आएगा कि इंटरनेशनली प्रेशर तो डाला जा रहा है। अभी हमने देखा पिछले हफ्ते जो कांग्रेस से करारदाद मंजूर हुई इंतखाबात के हवाले से, उससे भी मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने अपने तरीके से चलना है। हुकूमत ने फॉरेन प्रेशर्स को भी देखना है, मुल्क के साथ जो बाकी अपने फॉरेन ताल्लुकात हैं उनको भी देखना है, लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर जो स्टेबिलिटी लाने की बात है या मुल्क के अंदर जो चलते हुए हालात हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, उसके अलावा सरमायाकारी के इश्यूज हैं, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है, इन सारे चैलेंजेस को भी हुकूमत ने देखना है। तो जाहिर है कि ये सब कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ लिंक है। तो बहुत अरसा नहीं चल पाएगा कि इमरान खान के ऊपर पॉलिटिकल केसेस ही बनाए जाएं और उनको अंदर रखा जाए। ये सिलसिला कहीं ना कहीं खत्म होगा। अब इंटरनेशनली भी आवाजें उठ रही हैं, मुल्क के अंदर से भी हम देख रहे हैं कि केसेस हर गुजरते दिन के साथ खत्म हो रहे हैं, फिर खत्म नहीं हो रहे, नए केसेस बनाए जा रहे हैं, तो उनमें भी जमानतें मिल रही हैं, अदालतें भी रिलीफ दे रही हैं। और फिर अब बैरूनी मुल्क से भी इस किस्म की आवाजें और वो स्ट्रॉन्ग आवाजें हैं वो उठ रही हैं। तो बहुत अरसा ये सिलसिला नहीं चल पाएगा। पहले भी हमने देखा कि इंतखाबात के बाद जब लीडरशिप्स को बाहर रखा गया, तो उसके बाद बहुत अरसा पॉलिटिकल केसेस नहीं सर्वाइव कर पाते, क्योंकि उनके अंदर कोई मवाद या सब्सटेंस नहीं होता, उनकी बुनियाद इतनी मजबूत नहीं होती। तो इन केसेस के साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन अब कुछ लग ये रहा है कि ये तरीकेकार या ये रविश खत्म करनी पड़े शायद, जो ताकतवर हैं उनको, और किसी और तरफ से या किसी और तरीके से चीजों को लेकर चलना होगा। क्योंकि अब ये वो जो बार बार की एक साइकिल चल रही है, उससे अब पहले अंदर से आवाजें उठ रही थी, तो अब बाहर से भी आवाजें आना शुरू हो गई हैं। तो जाहिर है कि ये प्रेशर है, इसका मुल्की सियासत पर असर भी होता है, लेकिन हुकूमत ने अपने ही तरीके से चलना है और देखने के किस तरह कब कहाँ उनको क्या सूट करता है, और उस हवाले से ही इमरान खान की जमानत भी मशरूत होगी। सही। फिलहाल तो नहीं लगता कि वो जेल से बाहर आएंगे, लेकिन इस किस्म की आवाजों से लगता ये है कि कोई नेगोशिएशन या जो बातचीत है उसके रास्ते हम पार हो सकते हैं। ठीक है, आजम चौधरी, आपके नज़दीक आप क्या समझते हैं? UN एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो है ये रिपोर्ट सामने आई है। मैं बल्कि परवेज संदेला साहब आपसे जानना चाहूँगा, हुकूमत इसका कैसे दिफा करेगी? परवेज संदेला साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी, मैं आपको सुन रहा हूँ भाई। अगर आप मैं गलत नहीं तो आपने आजम साहब को सवाल किया था जी या मुझे आजम, किया? जी आजम साहब से रब्ता मुनक़ता हुआ, दोबारा हमसे रब्ता कर रहे हैं, लेकिन जी ये सवाल आपके सामने मैं रखता हूँ कि जी। बड़ा प्लेटफॉर्म है अक़वाम मुत्तहिदा का, ह्यूमन राइट्स काउंसिल की ये रिपोर्ट सामने आ रही है उनके डिटेंशन ग्रुप की जानिब से, तो आप क्या समझते हैं हुकूमत कैसे दिफा करेगी? देखिए, हुकूमत को दफा करने की जरूरत ही नहीं है। क्या हुकूमत क्यों दफा करेगी? क्या यही वाला मामला जो है, जब ये अमेरिका के जो साबिक सदर ट्रंप हैं, उनके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, तो क्या वो अदारा जो है खुलकर सामने आकर उसे जवाब दिया है? मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हैं और पाकिस्तान के
अंदरूनी मसाइल में अमेरिका को इसके देखिए इसका है क्या, ये एक लॉबिंग है। आप लॉबिंग करते हैं और लॉबिंग करने के बाद ऐसी चीजें करवाते हैं। वो बड़ी देर से लगे हुए थे, बाहर बैठे जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, लोग जो है अमेरिका में, शहजाद गिल बैठा हुआ है, वो वहां बैठकर क्या कर रहे हैं, ये लॉबिंग ही कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इमरान खान को जो सजाएं मिली हैं किसने दी हैं? इमरान खान को सजाएं, अगर आप इद्दत केस में इमरान खान अंदर है तो क्या इद्दत केस में हुकूमत पाकिस्तान उसके खिलाफ कोई जाके केस कर रही है? वो एक फैमिली मैटर है, एक साबिक हस्बैंड का मामला है, वो मौजूदा हस्बैंड के साथ उनके मसाइल चल रहे हैं। अब उसमें हुकूमत का लेना देना क्या है या पाकिस्तान का स्टेट का लेना देना क्या है? 180 मिलियन जो डॉलर का केस है उसमें हुकूमत का मामला आप देख लें कि 180 मिलियन डॉलर कहां से आए, कहां चली गई है। तो ये जो सजाओं वाला मामला है और चीजों वाला मामला है, अक़वाम मुत्तहिदा की उस जो कमेटी ने ये इसमें जो कहा किया है, ये बिल्कुल मैं तो समझता हूं कि इसको हुकूमत को किसी तरह से कोई डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं है, ना करनी चाहिए। ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। क्या इससे पहले नवाज शरीफ साहब, क्या इससे पहले बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ, क्या आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल जेल के अंदर रह गए हैं, क्या शहबाज शरीफ साहब जेल के अंदर रह गए? कब कौन गया है, कौन अपनी ये चीजें अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गया है इस किस्म की लॉबिंग करके पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ? वहां बैठकर ऐसी चीजें करवाई जा रही हैं। इमरान खान साहब का यही है, एक दिन वो 71 वाली जो वाकया है सान है उसको लेकर आ जाते हैं, अगले दिन शहजाद अकबर साहब वहां पे बैठ के ट्वीट कर देते हैं कि 3 जज हैं, वो काजी फैसल साहब। ये देखें, ये इनका एक सियासी जमात जो है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, इन्होंने पाकिस्तान को कमजोर करना है, कहीं से भी करना है। इससे पहले जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी लगी है इस मुल्क में, अदालतों में दी है, आपने मान ली थी। सही। अच्छा, इस पे मैं आजम चौधरी साहब आपका मौकफ लेना चाहूंगा। एक तो ये, क्या हुकूमत को दिफा करना भी चाहिए कि जरूरत नहीं है? जी परवेज साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आगे बढ़ रहे हैं। इस पे मजीद भी आपका जो मौकफ है वो भी सुनते हैं, लेकिन इस पे थोड़ा सा मैं आजम चौधरी साहब आपका वर्जन लेना चाहूंगा। आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत को दिफा नहीं करना चाहिए? इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, कांग्रेस में करारदादें आती रहती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में आर्टिकल्स भी छपते रहते हैं। या जाहिर है जब अमेरिकी कांग्रेस में करारदाद आई तो उस पर तो हमने करारदाद मंजूर कर ली ना उसके खिलाफ, क्या इसके खिलाफ भी कुछ ऐसा करेंगे? देखें, किसी भी मुल्क के हवाले से कहीं करारदाद आना उस मुल्क के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, शर्मिंदगी का बायस है। सबसे पहले तो हमें अपने निज़ाम के ऊपर नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है ना, कि हमसे कहाँ पे कोताहियाँ ऐसी हुई हैं कि बाकी दुनिया हम पे बोल रही है। आज अगर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर उन्होंने अगर उनकी गिरफ्तारी पे उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जी आजम साहब, आपकी आवाज़ कट गई है। सॉरी आजम साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आगे बढ़ते हैं। उमर दराज, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में राब्ता बहाल हो गया। जी आजम साहब बोलिएगा, प्लीज कंटिन्यू रखिएगा। अगर लॉबिंग की हम बात करते हैं तो लॉबिंग हर दौर के अंदर की गई है, उसमें हुकूमतें भी लॉबिंग करती हैं, उसके अंदर सियासतदान भी लॉबिंग करते हैं। अगर हम थोड़ा माजी में जाएं तो 2007 के अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने उन्होंने $25,000 में ब्रस्टन मार्शल के साथ उन्होंने मुआहदा किया था। 2016 में पनामा पेपर्स के बाद नवाज शरीफ साहब ने सबसे महंगी लॉबिंग फर्म थी विन रॉबर्टी ग्लोबल, उसके साथ मुआहदा किया था। उसके बाद 2008 से 13 वाली हुकूमत में $7.5 लाख डॉलर पे मुआहदा रखा। उसके बाद 21 फरवरी 2023 को ये अभी पीटीआई ने लॉबिंग फर्म को हायर किया $8,333 पे। देखिए, लॉबिंग सारे करते हैं, लेकिन अगर कोई एक मुल्क के अंदर करारदाद आती है और इतनी भारी अक्सरियत से आती है कि 368 मेंबरान करारदाद के हक में वोट देते हैं, सिर्फ 7 मेंबर उस करारदाद के खिलाफ वोट देते हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी लॉबिंग करने वाली फर्म इतनी ताकतवर हो सकती है कि पूरे पार्लियामेंट को अपने साथ खड़ा कर ले। ये मुमकिन नहीं होता। आप 2-4 एमपीज को साथ जरूर मिला लेते हैं, पूरा पार्लियामेंट साथ नहीं खड़ा किया जाता। इसका मतलब है कि हमारे इलेक्शन के निजाम के अंदर कोई ऐसी कमी कोताहियां रह गई हैं, उसमें कोई धांधली है या बेजाब्ती है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसके ऊपर दुनिया इस वक्त बात कर रही है और इतनी कसीर तादाद में कर रही है। चले, वहां पे लॉबिंग हो गई, यूरोपीय यूनियन में भी क्या लॉबिंग हो रही है? क्या चाइना के अंदर भी लॉबिंग हुई है कि चाइना का उठ के अब हमें कह रहा है कि आपका जो इंतखाबी निजाम है वो शफाफ नहीं है, या उसके अंदर भी देखिए, सबसे पहले हमें अपने आजम चौधरी साहब, यकीनन आपकी बात है, मुझे इजाज़त दीजिए सवाल की इसी ज़िमन में ही सवाल है, सॉरी टू कट यू। अक़वाम मुत्तहिदा में जो रिपोर्ट्स आती हैं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रिपोर्ट आई है आर्बिट्रेरी डिटेंशन ग्रुप की,
इसके लिए भी क्या लॉबिंग की जरूरत है या उसका नतीजा है, या वो सिर्फ अमेरिका की कांग्रेस तक महदूद है लॉबिंग जिसका जिक्र किया मैं जाए? समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कोई लॉबिंग वाला इशू नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के बहुत सारे ऐसे यहाँ पे हमारी एनजीओज हैं या कोई इंडिविजुअल जो काम कर रहे होते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के लोग उनसे राय लेते हैं, पल्स चेक करते हैं, यहाँ पे वर्किंग करते हैं, और आपके और मेरे साथ भी वो राब्ते करते हैं। ऐसी बेतहाशा लोगों के साथ वो पूरी पल्स लेने के बाद वो एक रिपोर्ट मुरतब करते हैं और उस रिपोर्ट को फिर वो शाया किया जाता है। वहां पे जो ओपिनियन सामने आई है, ये उनकी बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक ओपिनियन है, और जो साबित भी हो रही है। आपने जो आखिरी 4 आपके फैसले हैं इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन से चंद रोज कबल, आप देखें वो तमाम फैसले जब हायर कोर्ट्स में गए हैं तो वो उड़ रहे हैं। अब सिर्फ एक ही केस उनमें रह गया जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी तो तमाम केसेस वहां पे खत्म हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, मैं उमर दराज आपसे जानना चाहूँगा, क्या इस तरह की जो रिपोर्ट्स सामने आती हैं या मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से जो इस तरह की बातें की जाती हैं या वहाँ पे जो राय कायम होती है, उस हवाले से ज़ाहिर है ये हुकूमत की जानिब से तो ये जवाब सामने आता है ना कि अंदरूनी मामला है हमारा और उसको ज़रूरत नहीं है। इस पर बहुत से बयानात हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से सामने आ चुके हुए हैं। तो क्या अब ये मामला हमारा अंदरूनी मामला रह गया है, या जब आलमी सतह पर डिस्कशन शुरू होती है तो वो अंदरूनी से निकल कर एक बैनुल अक़वामी मामला भी बन जाता है, या उस नहज पर ये पहुँच चुका है? आप क्या समझते हैं? देखिए, ये अंदरूनी मामला वैसे ही है जैसे आपको अगर याद हो तो साइफर वाले मामले के अंदर भी इमरान खान कहते थे, तब भी आप नहीं मानते थे और आप तब उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे। बात सिर्फ इतनी है कि इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम अपना घर दुरुस्त कर लें, हमारे यहाँ जो चीज़ें खराब हैं उनको ठीक कर लें, जो कि हम नहीं करना चाहते। दूसरा तरीका ये है कि हम उस चीज़ को अपने सरफे नज़र करें और हम ये कहना शुरू कर दें कि नहीं, इसकी वजूहात ये हैं, ये लॉबिंग हुई है, फला हुई है। आप पूछिए ना मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से या किसी भी जमात से कि क्या इलेक्शन साफ शफाफ हुआ है, क्या पाकिस्तान का इलेक्टोरल प्रोसेस साफ शफाफ है? अगर तो है, ये नहीं है कि इस बार मुस्लिम लीग नून को सूट कर रहा है तो इस बार इलेक्शन ठीक हो गया, कल तहरीक इंसाफ को कर रहा था तो कल 2018 का इलेक्शन ठीक हो गया था। नहीं, जनरली पूछें कि क्या वाकईतन आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि जो जीत क्या है वो जेन्युइन जीत क्या है, जो हार क्या है वो जेन्युइन हार क्या है? अगर इस सवाल का जवाब हाँ में है तो फिर तो समझ आती है, अगर नहीं तो फिर जाहिर है कि आपको इन सवालों के जवाब तलाश करने चाहिए। अब जहां तक ये यूएन वर्किंग ग्रुप वाला आया, मैंने उसको देखा है। देखिए, बात बड़ी सादा सी है। इमरान खान के हवाले से या तो आपके अंदरूनी हलके ना कहते हों कि जनाब उनके हवाले से वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हिस्सा है, उसका निशाना बन रहे हैं। देखिए, अगर वो ये सब चीजें ठीक नहीं है तो अदालत के फैसले से पहले हुकूमत के वजीर और मुशीर टीवी के ऊपर बैठ के कैसे कह सकते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी, जितना ज्यादा हो सके वो हमारे मेहमान रहें? इसका मतलब ये है कि ये अदालतें फैसला नहीं कर रही ना भाई, ये आप फैसला कर रहे हैं कि हमने इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। जब दुनिया यही बात करती है, और फिर एक और बात है, इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई थी 9 मई को, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको गैर कानूनी करार नहीं दिया था? आपको छोड़ दीजिए मेरी राय को, अपनी राय को, संधेला साहब की या आजम साहब की, किसी को भी छोड़ देते हैं। देखें, ये वो मामलात हैं जो बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल वो की तरह है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे मैटर सिर्फ ये है कि आपकी अदालतें क्या कह रही हैं। आपकी अदालतें यही बात कह रही हैं कि आपने पूरी पॉलिटिकल पार्टी को वो उसकी एग्जीक्यूशन की है, आपने एक पूरे माइनस किया है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी को एलिमिनेट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। इसमें क्या आप कोई पाकिस्तान के अंदर क्या हम कोई शानदार निजाम के अंदर आ गए हैं? कल यही तो कह रही थी मुस्लिम लीग नून। अब फर्क सिर्फ इतना है कि उनको हुकूमत दे दी गई है और वो कहते हैं नहीं नहीं, क्योंकि अब हमारे मुखालिफ के साथ हो रहा है तो बस जनाब ये ठीक है। ये जनाब अब उलट हो गया, ठीक है। इस्तेमाल करते हैं फस्तायत का कि जनाब ये वही तरीका है फितना का। कल आपके साथ होगा, आप चीखेंगे, रोएंगे, फिर आपके पास ये लॉजिक नहीं होगी। सो ये ना देखें कि आपका मुखालिफ आज निशाने के ऊपर है। असल बात ये है कि जो जिन चीजों की निशानदही की गई है उन चीजों को ठीक करें, उनको माने कि ये प्रॉब्लम है, उनको एड्रेस करें, वो जो बुनियादी मामला है उसको एड्रेस किया जाए। अच्छा मरियम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है, आज भी उसकी समाअत थी और उसमें जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क सामने आया उसमें ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जो है एक आईनी इदारा है, उसकी इज्जत की जाए। आप क्या समझती हैं कि ज़ाहिर है इस रिमार्क्स पे फिर ये सवालात भी सामने आ रहे हैं कि अगर कोई आईनी इदारा हो और उसके हवाले से किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हों या उसकी जानिब से कोई गलत इक़दाम किया गया हो तो क्या उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, उस पर सवाल नहीं किया जा सकता?
देखिए इलेक्शन कमीशन का जो किरदार रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, उसके मामले पर पूरा बेंच जो है फुल कोर्ट है मखसूस नशिस्तों के केस में, पूरे बेंच की जानिब से बारी बारी सवालात उठाए गए हैं इलेक्शन कमीशन के किरदार पर। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने अभी तक इलेक्शन कमीशन को ये कहकर उसको डिफेंड किया है कि नहीं, वो आईनी इदारा है, एक आजाद आईनी इदारा है, और अगर हम उसको इज्जत नहीं देंगे तो वो किस तरह से अपना काम करेगा। और फिर अब जब पूरे का पूरा जो ये केस है, इसकी अहमियत सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि मौजूदा हुकूमत की अपनी जो 2/3 अक्सरियत है पार्लियामेंट के अंदर, फिर सूबाई असम्बलियों में उनकी साख, ये सब कुछ मुतासिर हो रहा है इस एक केस से, और इसी के डिसीजन से जुड़ा है। और ये जो पूरा केस है, ये लिंक अप हो रहा है जाके जो सुप्रीम कोर्ट का अपना ही फैसला है 13 जनवरी का, उससे। तो अब बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसके किरदार के ऊपर अगर प्रोटेक्ट ही करते रहेंगे तो फिर उसका सुधार कैसे होगा, ये एक मसला है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील, अगर आपने हियरिंग फॉलो की हो तो 6 समातें हो चुकी हैं, और इन 6 की 6 समातों में इलेक्शन कमीशन इस एक पॉइंट के ऊपर अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर सका है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान ले भी लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ही वजह से अगर, और इलेक्शन कमीशन ने उसकी ये तशरीह की भी, तो फिर उनको एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एक सियासी जमात के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, और आज इलेक्शन कमीशन खुद ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 फरवरी 8 फरवरी को इंतखाबात है और 6 फरवरी तक अगर इंटर पार्टी इलेक्शंस करा लेती तो हम उनको उनका पार्टी निशान दे देते। और ये वही इलेक्शन कमीशन है जो आखिरी दिन थे इंतखाबात से पहले, अभी फरवरी शुरू भी नहीं हुआ था, जनवरी के ही इख्तितामी दिन थे। तो जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक जो इलेक्शन कागजात नामजदगी से मुतालिक मुख्तलिफ दरख्वास्तें आती थी सुप्रीम कोर्ट में, तो ये कहकर कि हमारा इंतखाबी शेड्यूल मुतासिर होगा, वहां पर रिलीफ लेना चाह रही थी। और अब इलेक्शन कमीशन आज ये मौकिफ अपना रही है कि अगर पीटीआई ने सुधार कर लिया होता अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस को कराकर, तो फिर हम उनको आर्टिकल 218(3) के को सामने रखते हुए रिलीफ दे देते, उनको सहूलत दे देते। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के किरदार पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं, बेंच के अंदर से उठ रहे हैं। जस्टिस अतर मनल्ला अकेले नहीं है जो इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर उठा चुके, जस्टिस मंसूर अली शाह उनके ऊपर बात कर चुके, जस्टिस आयशा मलिक है, जस्टिस जमाल मंदुखेल है, जस्टिस शाहिद वहीद है। बेंच के तकरीबन 7-8 अरकान हैं जो बार बार इलेक्शन कमीशन के किरदार पर, इंतखाबात के मामले पर सवाल उठा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से इस हकीकत को तस्लीम अब किया इस पे जाना चाहिए सवाल कि उठ रहे कुछ ना कुछ मसला है इलेक्शंस के ठीक है। साथ या इलेक्शन कमीशन के साथ, जिस वजह से सवालात उठ रहे हैं। अच्छा, इसी में मैं प्रवेश इंदिरा साहब आपसे जानना चाहता हूं, अगर देखा जाए तो ज़ाहिर है 13 जनवरी से, जैसे मरियम ने भी कहा, जो फैसला था उससे रिलेटेड है, मखसूस नशिस्तों का केस उससे खासा जुड़ा हुआ है। अच्छा, उस पर फिर वो इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन वाला मामला, वो भी आपके सामने कहा जी इंटरप्रिटेशन गलत की गई है और उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब सवाल ये है कि एक नज़र सानी की दरख्वास्त भी मौजूद है, और ये दरख्वास्त दी भी गई है, पीटीआई की जानिब से भी ये कहा गया है कि अगर पहले उस पर फैसला हो जाए जो पेंडिंग है दरख्वास्त, उसके बाद मखसूस नशिस्तों का केस का फैसला किया जाए तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये मामला। आप क्या समझते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो फैसला है ना, मेरा ख्याल है ये होना अदालत में ही है। इसका फैसला अदालत नहीं करना है कि कौन सी जमात को सीटें मिलनी है और कौन सी जमात को नहीं मिलना। ये किसी भी टीवी टॉक शो में तो होना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप हर टीवी टॉक शो में देख लें, मेरे तरह बहुत सारे दूसरे जो दोस्त बैठे हैं उनकी तरह वो फैसला करके बैठे हुए हैं कि ये सीटें किसकी हैं, कौन से जज जो हैं वो क्या कह रहे हैं, कौन से जजों का किस तरफ झुकाव है, कहाँ जा रहा है। इससे ये चीजें तो होनी नहीं है, अदालत ने करना है। अब अदालत क्या फैसला करती है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद को, जो आज काजी फायसा साहब ने कहा है कि मुझे समझ नहीं आती कि इतना सादा सा लॉ, इतना सादा सा कानून, इतनी सादा सा तरीका है जो हमें समझ क्यों नहीं आ रही। और इसी तरह मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही कि सुन्नी इत्तेहाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या 1 साल का टाइम नहीं दिया गया था तहरीक इंसाफ को कि 1 साल के अंदर अंदर आप 1 साल का टाइम दिया गया ना कि अपने इंतखाबात करवा लें। कितना बड़ा काम था या कितना इतना मुश्किल काम था कि इंतखाबात नहीं करवाने। अच्छा, जो इंतखाबात करवाने भी थे वो भी जिस तरह करवाने थे जिस तरह बाकी की सीटें करती है किसी भी पाकिस्तानी की सियासी जमात में, स्वाय जमात इस्लामी के किसी भी जमात में इतना इस तरह का इलेक्शन का शफाफ सिस्टम तो है नहीं है। कम से कम किसी भी जमात में करवा लेते, नहीं करवाए गए। और अगर नहीं किया गया, अगर नहीं हुआ, तो अब जो भी फैसला आएगा मेरे ख्याल में उसी को मानना पड़ेगा। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी को भी ना मिले सीटें, ये भी तो हो सकता है कि इसको
पार्लियामेंट की तरफ भेज दिया जाए जी, पार्लियामेंट में ले जाएं और वहां जाकर इस पे कानून साजी कर ले, क्योंकि यहाँ पर आकर अगर कानून खामोश है, कोई तशरीह नहीं कर रही है अदालत या कोई वहां पर कुछ नहीं, तो उसको पार्लियामेंट की तरफ भेजा जा सकता है। लेकिन एंड ऑफ डे पे यहाँ पर एक बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर शुरू में साहब कह चुके हैं, अली जफर साहब कह चुके हैं कि हमारी ये सीटें बनती नहीं है, और आज जो जजेस कह रहे हैं, माहौल बना रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए, किसी को सीटें ज्यादा ना मिल जाए, किसी को कम ना मिल जाए, हम ये नहीं चाहते। देखिए ये बहुत सारी चीजें हम जब बैठ के टीवी पर यहाँ पर करेंगे तो उसके पता नहीं, आई डोंट नो, अब बहुत सारे मसाइल भी हैं, क्या इम्पैक्ट होगा। अच्छा चले उसमें, तो इसको अदालत में ही रहने दें और अदालत में करने दें, तो मेरे ख्याल में 2-4 दिन की बात है, ये खुलकर सामने आ जाएगी। अब कम ठीक है, अदालत में रहने दें, अदालत में करने दें। पाकिस्तान की तारीख में मुझे एक सेकंड दे दें, पाकिस्तान, अब देखिए इससे पहले कितने चीफ जस्टिस गुजर चुके हैं, किसी चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बेंच बनाया है, किसी ने जुर्रत और हिम्मत की है, बता दें मुझे पिछले 4 में से 6 में से। काजी फैसल ने बनाया है ना, सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, तो हमें कम से कम उन पे थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेना चाहिए, 2-4 दिन और इंतजार कर लेना चाहिए। चलो ठीक है, मरियम आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रही थी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि जो ये पूरा केस है अभी जो चल रहा है, इसके अंदर एक तो इसके मुमकिनात के ऊपर जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली तय करना है, लेकिन इसके अलावा जो मौजूदा केस है इसमें इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से परवेज साहब कह रहे थे, पीटीआई का एक तो जो इलेक्शन कमीशन का अपना ऑर्डर था उसके अंदर क्लियर था कि पीटीआई ने इंटर पार्टी इलेक्शंस कराए थे, कानून के तहत दुरुस्त नहीं कराए थे, इस वजह से उनसे बैट सिंबल लिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक यही वो पॉइंट है जिसको लेकर बेंच की जानिब से भी सवालात उठते हैं और तनकीद भी होती है, तो ये थोड़ी सी फैक्ट की क्लैरिटी करना चाहिए थी। नथिंग। ठीक है, अच्छा इस मामले में ज़ाहिर इंट्रा पार्टी का जिक्र आया, तो लेकिन उसमें मैं आजम चौधरी साहब आपसे जानना चाहूँगा, आज की समाअत में जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी रिमार्क्स दिए। अब यकीनी तौर पर एक तो ये मैटर, जैसे परवेज अदिला साहब कह रहे हैं कि हम टीवी टॉक शोज में बैठकर जो है ना वो फैसले कर लेते हैं या नहीं कर रहे, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी जानते हैं कि हमारी अदालत उस्मा ने लाइव स्ट्रीम भी किया हुआ है, तो यकीनी तौर पर वो ये समझते हैं कि सबको ये केस देखना भी चाहिए और फिर अल्टीमेटली जब फैसला होगा उस पर तनकीद या उसकी हिमायत होगी। लेकिन इन रिमार्क्स के हवाले से भी यकीनी तौर पर बात होती है, एक तो ये, और दूसरा जो रिमार्क्स सामने आए हैं इस पर भी मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, लेकिन अभी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे और मैं आजम चौधरी साहब के सामने ये सवाल रखूँगा कि इन रिमार्क्स की ज़ाती तौर पर जो है वो केस के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं, क्या इससे हम रुझान ज़ाहिर कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा।